हैं, जैसे प्रोग्रेसिव वेव्स होती है, उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है या किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, उसके बारे में, या पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव के बारे में कि जो वेव पावर ट्रांसमिट करती है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है या किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो बेटा इसके बाद जो हमारे पास दूसरी कैटेगरी है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। आपके पीएमसी के सिलेबस के अंदर दिया हुआ है कि स्टेशनरी वेव्स को किसको कहा जाता है, या जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होता है, जैसे सोनोमीटर होता है या एक रस्सी होती है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होता है, उसके अंदर जो स्टेशनरी वेव्स पैदा होती है वो किस तरह से होती है या कैसे होती है, उनके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो बेटा स्टेशनरी वेव्स को पढ़ने से पहले बहुत सारी चीज़ें पहले आपके माइंड में होनी चाहिए, उसके बाद ही आप स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स पढ़ सकते हो। उसके सिवा आप स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स नहीं समझ सकते। ठीक है बेटा। तो देखिए, पहले सबसे पहले जो बात हमने डिस्कस करनी है वो होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए कि रिफ्लेक्शन के रूल्स आपको पता होने चाहिए। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता होने चाहिए कि रिफ्लेक्शन का रूल क्या होता है। पहली बात ये कि रिफ्लेक्शन कहाँ किसको जाता है। देखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब वेव किसी एक मीडियम से जा रही है और सामने किसी चीज से टकराती है, तो किसी भी चीज से टकराने के बाद वो वेव जब वापस आ जाती है उसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट है, वो एयर से आ रही है, मिरर से स्ट्राइक करती है और मिरर से स्ट्राइक करके वापस चली जाती है, तो इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन कहा जाता है। जैसे मेरी आवाज है, अगर ये इस रूम के अंदर जा रही है और यहाँ पे मुख्तलिफ दीवारों से स्ट्राइक करने के बाद वापस अगर इस तरह से इस रूम के अंदर आती है, तो ऐसी फिनोमिना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब या मकसद ये होता है कि जब कोई भी वेव एक मीडियम से जा रही है, सामने किसी और मीडियम की बाउंड्री से स्ट्राइक करती है, तो वापस उसी मीडियम के अंदर अगर आ जाए या सेम मीडियम के अंदर कंटिन्यू करे, तो ऐसी फिनोमिना को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब पहले आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना होगी, रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो स्टेशनरी वेव की तरफ आएंगे। पहले हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। देखिए, ट्रांसवर्स वेव के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी होते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स एंड, या इसको कहा जाता है कि रेयरर तो डेंसर मीडियम। बात एक ही है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब पहले समझे। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि सपोज करें ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पीटीबी के अंदर भी दी गई है और एसटीबी के अंदर भी दी गई है स्टेशनरी वेव्स के लिए, इसलिए ये आपके सिलेबस के अंदर शामिल है, समझे। सपोज करें ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इसको हमने यहाँ पे, ये समझे ये वॉल है, इस दीवार के अंदर एक हुक लगा हुआ है, उस हुक के अंदर हमने इस स्ट्रिंग को बांधा हुआ है। अब अगर हम एक वेव यहां से एक पल्स भेजें, ये एक पल्स है, ट्रांसवर्स पल्स है, ये इस तरह से जा रहा है, हम एक क्रेस्ट भेज रहे हैं, पल्स किस सूरत में है, क्रेस्ट की सूरत में है। ये पल्स इस तरह से आएगा और ये पल्स आके इस दीवार से टकराएगा, मीन्स पल्स मूव कर रहा है। और ये दीवार के साथ जो इस स्ट्रिंग का एंड है ये फिक्स है, मीन्स ये एंड न ऊपर जा सकता है न नीचे, हुक के अंदर है, फिक्स है।
तो इसका नतीजा क्या होगा? इसको कहा जाता है इंसिडेंट वेव। इसको हम कहेंगे इंसिडेंट वेव। ये हो जाएगी हमारे पास इंसिडेंट वेव जो इस तरह से जा रही है। अब ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट इससे टकराने के बाद क्या करेगा? ट्रफ बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये जो क्रेस्ट होगा अब ये क्या बन के वापस आएगा? ट्रफ बन के वापस आएगा, ठीक है। इसको कहा जाता है जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव। और इसके ऊपर असर क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है? क्रेस्ट बिकम्स ट्रफ। अगर ट्रफ होता तो क्रेस्ट बन जाता, और ट्रफ बिकम्स साउंड मसेलू कौन भी होते होगा, बिकम्स क्रेस्ट। सही है। तो देखिए बेटा, क्रेस्ट जो होता है वो ट्रफ बन जाता है, या ट्रफ जो होता है वो क्या बन जाता है? क्रेस्ट बन जाता है। इसको कहा जाता है फेज रिवर्सल। इसको हम कहते हैं फेज रिवर्सल। फेज रिवर्सल होती है यहाँ पे। अगर क्रेस्ट होगा, ट्रफ होगा, लेकिन शर्त ये है कि एंड कौन सा हो? फिक्स हो। अगर फिक्स एंड से कोई भी ट्रांसवर्स वेव इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? उसके अंदर जो होगी वो इस तरह से, क्रेस्ट अगर स्ट्राइक करेगा तो ट्रफ बन जाएगा, अगर ट्रफ होगा तो क्या बन जाएगा? क्रेस्ट बन जाएगा। मींस इसको कहा जाता है कि जब कोई भी वेव इस तरह से, कोई भी ट्रांसवर्स वेव जब रेयरर मीडियम से जा रही है और डेंसर मीडियम से टकराती है तो उसके अंदर क्या होता है? क्रेस्ट ट्रफ बन जाता है, ट्रफ क्रेस्ट। जैसे लाइट के बारे में आप देख ले, रोशनी, लाइट जो होती है वो जब आ रही होती है एयर से, तो लाइट जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव की नेचर के अंदर आती है। ये अगर मिरर से टकराती है तो ये रेयरर मीडियम से आ रही है। मिरर जो होती है वो गिलास की होती है, मिरर की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर। मींस ये लाइट आ रही है रेयरर मीडियम से और किससे टकराती है? डेंसर से। तो अगर लाइट का क्रेस्ट मिरर से टकराएगा तो ट्रफ बन के वापस जाएगा, अगर ट्रफ टकराएगा तो क्या बन के जाएगा? क्रेस्ट बन जाएगा, फेज रिवर्सल हो जाती है। यह आपने पढ़ा होगा। तो ये हो गया बेटा एक, कि अगर कोई भी ट्रांसवर्स वेव है इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, और किस एंड से करेगी? अगर वो फिक्स एंड से करेगी तो उसका जो होगा वो क्रेस्ट क्या बन जाएगा? ट्रफ बन जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं इसको। एक चीज आप देखें कि आपको पता लगे कि ये होता कैसे। कंप्यूटर खुले, कंप्यूटर खुले, या लास्ट में दिखाता हूँ बेटा आपको। वीडियो है, कंप्यूटर ओपन करना पड़ेगा, लास्ट में दिखाता हूँ। तो क्या हो जाता है? फेज रिवर्सल हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद है रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। फ्री एंड होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, और फ्री एंड क्या होता है? डेंसर तो रेयरर मीडियम होता है। इसकी रिफ्लेक्शन इस तरह से होती है बेटा, अगर वेव आ रही है डेंसर से और स्ट्राइक करती है रेयरर मीडियम से, ठीक है। अब देखें इसके अंदर जो होता है ये फिनोमिना होती है। आप सपोज करें बेटा कि इस तरह से एक हमारे पास पोल है। आप ये समझे कि ये हमारे पास एक पोल है, और पोल के अंदर हमने रिंग डाली हुई है। आपको पता है कि जैसे समझे ये पोल है और इसके अंदर रिंग है। आपको पता है रिंग जो होगी वो पोल के अंदर अप भी जा सकती है और डाउन भी जा सकती है। तो ऐसे ही एंड को हम कहते हैं फ्री एंड। अब अगर कोई भी हम इस तरह से इसके अंदर स्ट्रिंग अटैच करें तो ये इसका जो एंड होगा ये फ्री एंड होगा, क्योंकि ये रिंग अप एंड डाउन मूव कर सकती है।
इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जब इस तरह से इंसिडेंट वेव जाएगी, इस तरह से ये हमारे पास इंसिडेंट वेव जा रही है, और ये इंसिडेंट वेव जब इससे टकराएगी, ठीक है, और क्रेस्ट टकराए इसके साथ, तो ये हो गई हमारे पास इंसिडेंट वेव। सेम कलर के अंदर मैं लिखता हूं, ये हमारे पास है इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव इस तरह से जा रही है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट करेगी। अब ये फ्री एंड है, जब ये क्रेस्ट आएगा तो क्रेस्ट ऊपर की तरफ होता है तो रिंग भी ऊपर हो जाएगी, क्योंकि ये फ्री एंड है, मूव कर सकता है। और इसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये क्रेस्ट क्रेस्ट बन के वापस आएगा, ठीक है। इस तरह से क्रेस्ट क्रेस्ट बन के वापस आएगा, रिफ्लेक्टेड वेव इस तरह से वापस आ जाएगी, ठीक है। फ्री एंड से जो होती है वो सेम होता है, और इसके अंदर जो होता है वो फेज रिवर्सल होती है। तो आप क्या कहोगे कि क्रेस्ट रिटर्न्स एज क्रेस्ट, एंड अगर ट्रफ होता, ट्रफ रिटर्न्स एज ट्रफ, ठीक है। अब इसके अंदर नो फेज रिवर्सल, नो फेज रिवर्सल, किसी भी किस्म का फेज तब्दील नहीं होता, चेंज नहीं होती, क्रेस्ट क्रेस्ट ही बन के आता है, ट्रफ क्या होता है, ट्रफ बन के आता है। मींस नो फेज रिवर्सल, के फेज की कोई भी रिवर्सल नहीं होती। कि आप कहें कि फेज रिवर्स होता है, फेज रिवर्सल नहीं होती जब फ्री एंड होता है। और ये तब होता है जब कोई भी ट्रांसवर्स वेव रेयरर मीडियम से आ रही है, और कहां से स्ट्राइक करती है, डेंसर मीडियम से। जैसे फॉर एग्जांपल कि लाइट शीशे से, गिलास से आ रही है और किससे टकराती है, एयर से, ठीक है। तो अगर ऐसी फिनोमिना हो के रोशनी आ रही है जो है वो गिलास से और आगे टकरा के रिफ्लेक्ट करती है एयर से, तो इसके अंदर ये फिनोमिना होती है। इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड डेंसर मीडियम से। जब रेयरर मीडियम से ये रिफ्लेक्शन होती है तो ऐसी फिनोमिना होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के इससे अपोजिट है। अगर कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लॉज जो होते हैं वो इससे अपोजिट होते हैं। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव फिक्स एंड से, मैं लिख देता हूं फिर आपको मसला होगा, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के मैं लिख देता हूं। इसके अंदर एक होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स एंड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, नो फेज रिवर्सल। इसका उल्टा रूल है ट्रांसवर्स से, नो फेज रिवर्सल। कंप्रेशन अगर होती है तो कंप्रेशन ही वापस आएगी। कंप्रेशन रिटर्न्स एज कंप्रेशन, एंड रेयरफेक्शन रिटर्न्स एज रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन बन के आती है, और कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन कंप्रेशन बन के आती है। किसी भी किस्म की फेज रिवर्सल नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा है इसके अंदर, सेकंड है रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, फेज फेज रिवर्सल होती है इसके अंदर,
कंप्रेशन रिटर्न करती है, कंप्रेशन रिटर्न्स एज रेयरफेक्शन एंड रेयरफेक्शन रिटर्न्स एज कंप्रेशन। कंप्रेशन रेयरफेक्शन की सूरत में आती है, रेयरफेक्शन की सूरत में आती है, कंप्रेशन की सूरत में आती है। ठीक है, तो ये हो जाता है इस तरह से। कौन से बेटा, ये हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूल्स। तो पहली बात ये हमने डिस्कस कर ली बेटा। ठीक है, दूसरी बात कौन सी होती है बेटा? दूसरी बात ये होती है कि मोनोक्रोमेटिक वेव किसको कहा जाता है बेटा? ये आपको पता होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक वेव, मोनोक्रोमेटिक वेव्स का मकसद होता है वेव्स having a single frequency and a single wavelength। ठीक है बेटा, ऐसी वेव्स जिनकी सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ हो। जैसे लाइट जो होती है ना, विजिबल लाइट जो होती है वो मोनोक्रोमेटिक या जो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती। मोनोक्रोमेटिक क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती मोनोक्रोमेटिक क्योंकि इसके अंदर जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है। 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, इसके अंदर एक वेवलेंथ नहीं होती। तो जैसे लेजर लाइट होती है, लेजर लाइट आपने देखी है, सिंपल लेजर होता है, देखिए उसका बीम इंटेंस मोनोक्रोमेटिक होता है, कोहेरेंट भी होता है। तो ये क्या होता है, उसके अंदर सब के सब जो रेज होते हैं उन सब रेज की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम होती है। तो ऐसी वेव जिसके अंदर जितने भी रेज हो, सब के सब रेज की जो फ्रीक्वेंसी हो वो सेम हो, तो ऐसी वेव को क्या कहा जाता है? ऐसी वेव को कहा जाता है मोनोक्रोमेटिक। और जिसके अंदर एक जैसी कंडीशन नहीं होती उसको कहा जाता है रैंडम करेक्टर की लाइट। तो जो हमारे पास ये जो लाइट है, विजिबल लाइट है, ये विजिबल लाइट जो होती है रैंडम नेचर की होती है। इसके अंदर जितने भी रेज होते हैं उनकी ना सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है और ना ही सिंगल वेवलेंथ होती है, डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है इसके अंदर। ठीक है, दूसरी होती है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मकसद होता है ऐसी वेव जिसके अंदर having a constant phase difference। अब ये क्या होता है ये आगे समझाता हूं आपको, फिलहाल इसकी डेफिनेशन लिख लें कि ये कोहेरेंट वेव होती है। मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट वेव एक जनरल टर्म इस्तेमाल होता है। तो मोनोक्रोमेटिक या कोहेरेंट वेव का मकसद होता है ऐसी वेव जिसके दरमियान जिसकी फ्रीक्वेंसी सिंगल वेवलेंथ हो और जिसके अंदर जितने भी रेज हो वो फेज के अंदर हो। मींस फेज डिफरेंस जो उनका वो एक जैसा हो, फिर वो 0 हो सकता है या कोई भी हो सकता है, कांस्टेंट हो, तो उसको कहा जाता है कि ये जो है ये वेव्स एक दूसरे के साथ इनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। ठीक है, सपोज करें, मैं इसको बनाता हूं ताकि आप यही समझे। सपोज करें एक वेव यहां से शुरू होती है, देखिए ये हमारे पास एक वेव यहां से शुरू होती है। ठीक है, और दूसरी वेव भी यहां से शुरू होती है। दोनों की एंड पॉइंट्स सेम है, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। आप कहोगे इन दोनों वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस जो होता है फाइ, फेज डिफरेंस 0 है।
मीन्स दोनों की क्रेस्ट क्रेस्ट से शुरू होती है और दोनों एक ही जगह से शुरू होती है। तो आम लैंग्वेज में सिंपल वर्ड्स में आप इस तरह से कहेंगे इनके दरमियान फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस 0 है। अब अगर इस तरह से हम करें, एक वेव यहां से आती है इस तरह से, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और एक वेव आती है यहां से, सपोज करें एक वेव आती है यहां से इस तरह से, इन दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट के दरमियान डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है लेमडा अपॉन 2 का, ठीक है। और लेमडा अपॉन 2 कितने फेज के बराबर होता है, पाई के। आप कहोगे इसके दरमियान फेज डिफरेंस पाई है, ठीक है। अब अगर दो ऐसी वेव्स हैं जिनके दरमियान ये कांस्टेंट रहता है, मींस इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, अगर हाफ पाई है तो पाई रहे, अगर 0 है तो 0 रहे, एक जैसा रहे, न इंक्रीज हो न डिक्रीज हो, तो ऐसी जो है वो, ऐसी जो वेव्स को कहा जाता है कोहेरेंट, ठीक है। ये कोहेरेंट का मकसद है जिनके दरमियान कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, फिर कोई भी हो सकता है, एक और कंडीशन में बना लेता हूं, जरूरी नहीं है कि जो है वो पाए हो और ये इस तरह से हो, ठीक है। ये इस तरह से है और ये अगर इस तरह से होता है कि ये वेव अगर इस तरह से स्टार्ट लेती है, दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट के दरमियान डिफरेंस कितना है, लेमडा का, और लेमडा होता है 2 पाई के बराबर, फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। ये लेमडा 2 पाई के बराबर कैसे होता है, ये आता है रिपल टैंक और यूसीएम के अंदर, वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं, आप जस्ट चीजों को ध्यान में रखें। तो बेटा मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट का मकसद क्या हुआ, मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट का मकसद है ऐसी वेव्स, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट अगर जनरल टर्म साथ आ जाए, ठीक है, कि अगर मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट दोनों आ जाए साथ में, कि मोनोक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट, कोहेरेंट वेव, ठीक है। वेव वेव हैविंग सिंगल वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ऐसी वेव जिसके अंदर सिंगल फ्रीक्वेंसी सिंगल वेवलेंथ वाले जो है वो वेव्स रेज मौजूद और जिनके अंदर कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कि ये जो है वो हमारे पास ये जो है वो मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट वेव है, ठीक है। तो ये हुई दूसरी बात। अब आते हैं तीसरी बात। ये जो तीसरी बात है ये आपके सिलेबस के अंदर भी शामिल है, पीएमसी के सिलेबस के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स किसको कहा जाता है, या ये क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो समझे, ये जो एक दो टॉपिक है इसके बाद तकरीबन जो है वो प्रैक्टिकली आपका फिजिक्स का सिलेबस खत्म है। तो देखिए अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब या मकसद क्या होता है, इसको समझे। देखिए बेटा हमने ये पढ़ा है कि जब कोई भी वेव किसी भी मीडियम से गुजरती है तो उस मीडियम के पार्टिकल वेव के गुजरने की वजह से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा है कि जैसे मेरी साउंड वेव है, ये से एयर से गुजर रही है, तो एयर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाइब्रेटरी मोशन के अंदर होते हैं। अब मसला ये होता है कि अगर
एक टाइम पे एक ही मीडियम से दो या दो से ज्यादा वेव्स गुजरे तो मीडियम का बिहेवियर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रूम के अंदर अभी तो जो है वो मैं एक बैठा हूं, लेकिन अगर दो तीन बंदे हो यहाँ पे और दोनों तीनों बंदे यहाँ पे, हम तीनों चारों बंदे जितने भी हम हैं, वो अगर सब बोलना शुरू कर दें तो हम सबकी आवाज इसी एयर से गुजरनी है, मेरी आवाज भी इसी एयर से गुजरनी है और उन लोगों की भी इसी एयर से गुजरनी है। तो यहाँ पे एयर के लिए एक मसला होगा कि अब एयर किस वेव को पास करवाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेचुरल फिनोमिना होती है कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स किसी एक मीडियम से गुजरती है तो वो एक कंबाइंड सिंगल वेव बना के गुजरती है और वो अलग अलग वेव बन के नहीं गुजरती। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सनलाइट। ठीक है, सन के अंदर जो लाइट है वो जो व्हाइट कलर की लाइट हम कहते हैं, इसके अंदर कितने कलर मौजूद होते हैं? बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन हम 7 कलर कहते हैं, 7 कलर्स। अब सन से जब ये लाइट निकलती है तो ये सातों कलर अलग नहीं आते कि रेड अलग आ रहा है, ग्रीन अलग आ रहा है, ब्लू अलग आ रहा है, येलो अलग आ रहा है, वायलेट अलग आ रहा है, ऐसे नहीं होता। ये सब कलर आपस में मिक्स होके एक व्हाइट लाइट की सूरत लेते हैं और व्हाइट लाइट की सूरत में आके जमीन तक पहुंचते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन देखें, ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन होती है जिसमें आर्जी तौर पे वेव्स एक दूसरे से कंबाइन होती हैं, लेकिन हर एक वेव अपनी शनाख्त बरकरार रखती है। जब आप उसको प्रिज्म से गुजारोगे तो हर कलर अपना अलग रास्ता लेगा। इसका मकसद है कि वेव्स आपस में मिक्स तो होती है, लेकिन उसके अंदर उनकी अपनी शनाख्त बरकरार रखती है। ये लाइक अ मिक्सचर होता है। जैसे केमिस्ट्री आप ज्यादा जानते हैं मुझसे, मुझे इतनी नहीं आती, लेकिन मिक्सचर जो होता है ना उसके अंदर ऐसे ही होता है। जैसे चाय होती है, चाय के अंदर जब हम चाय बनाते हैं उसके अंदर पत्ती होती है, उसके अंदर शुगर होता है, उसके अंदर जो है वो कोई भी चीज डाल दे, मुख्तलिफ किस्मों की अब जो है वो चाय बनना शुरू हो गई है। तो जब हम उसको पीते हैं तो उसके अंदर जो भी चीज होती है उस सब का अलग अलग टेस्ट महसूस होता है। ऐसा नहीं होता कि कंपाउंड की सूरत में हो जाए और एक नई चीज बन जाए, ऐसे नहीं होता। उन सब का जायका उसके अंदर मौजूद होता है। तो इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि सनलाइट जो होती है उसमें से सन से जब डिफरेंट कलर्स निकलते हैं तो वो कंबाइन होके एक सिंगल वेव की सूरत ले लेते हैं। तो ये जो एक सिंगल वेव की सूरत लेते हैं, ऐसी कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? ऐसी कॉम्बिनेशन को सुपरपोजिशन कहा जाता है, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा वेव्स आपस में मिक्स होके एक सिंगल वेव बना लेती है और वो सिंगल वेव की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। तो ऐसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है? ऐसी फिनोमिना को हम कहते हैं कि ये सुपरपोजिशन है। सुपरपोजिशन या रिफ्लेक्शन, सॉरी एक रिफ्लेक्शन की बात मैं भूल गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी रिफ्लेक्शन की, बताता हूं। सुपरपोजिशन या रिफ्लेक्शन जनरल प्रॉपर्टी या वेव है। किसी भी किस्म की वेव जो होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे वो ट्रांसवर्स हो। किसी भी किस्म की वेव जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है और किसी भी किस्म की वेव जो होती है वो सुपरपोजिशन भी करती है। ये जनरल प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स होती है। तो पहली बात ये हुई कि ये जनरल प्रॉपर्टी ऑफ वेव है। जनरल प्रॉपर्टी का मकसद है सब जनरल प्रॉपर्टी ऑफ वेव है। अब इसका मतलब क्या है? व्हेन टू और मोर देन टू waves travel through same medium, they combine to form a single wave. Then this process या phenomena is called
सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इस फिनोमिना को कहा जाता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन की एक बात भूल गए, मैं लिख लूं फिर भूल जाऊंगा मैं। देखिए, रिफ्लेक्शन की एक बात है, ठीक है। रिफ्लेक्शन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये ट्रांसवर्स के लिए भी है, लॉन्गिट्यूडनल के होती है। रिफ्लेक्शन इन रिफ्लेक्शन नो change in frequency, wavelength and velocity। जब कोई भी वेव रिफ्लेक्ट करती है, ना उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ना वेवलेंथ चेंज होती है, ना वेलोसिटी चेंज होती है, कोई चेंज नहीं होती। सिर्फ किसके अंदर चेंज होती है? फेज रिवर्सल। फेज में चेंज, में नॉट चेंज। जरूरी नहीं है चेंज हो, में नॉट चेंज भी हो सकता है। आपने अब देखा है कि फिक्स एंड से होता है और फ्री एंड से नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो कंडीशनल चीज है। फेज रिवर्सल कंडीशनल चीज है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी वेव हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे वो ट्रांसवर्स हो, जब वो किसी भी जगह से रिफ्लेक्ट करेगी तो रिफ्लेक्शन के अंदर न उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, न वेवलेंथ चेंज होगी, न वेलोसिटी चेंज होगी। फेज उसका चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से कह सके, ठीक है। अब आ जाए फिर वापस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पे, कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एक जनरल प्रॉपर्टी ऑफ वेव है, ठीक है। और इसके मुताबिक जब दो या दो से ज्यादा वेव्स किसी भी एक मीडियम से गुजरेंगी तो वो कंबाइन होकर एक सिंगल वेव की सूरत ले लेंगी। तो ऐसी दो या दो से ज्यादा वेव्स की एक ही साथ एक मीडियम में से गुजरते वक्त सिंगल वेव बनाने की जो फिनोमिना होती है, ऐसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है? ऐसी फिनोमिना को कहा जाता है कि ये सुपरपोजिशन ऑफ जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है। अब इसकी कंडीशंस होती है, नेसेसरी कंडीशंस या नेसेसरी कंडीशन से आप कंडीशन लिख लें, दोनों किस्मों की आएंगी। कंडीशंस होती है कि कौन सी कंडीशंस होंगी तो सुपरपोजिशन होगी और कौन सी कंडीशन नहीं होंगी तो सुपरपोजिशन नहीं होगी। अब इसके अंदर पहली कंडीशन ये होती है कि नेचर ऑफ वेव्स मस्ट बी सेम। ठीक, इसका क्या मतलब? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सुपरपोज करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैकेनिकल के साथ नहीं करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोलाइट का साउंड के साथ नहीं करेगी। साउंड भी वेव है, लाइट भी वेव है, साउंड और लाइट आपस में नहीं करेंगे। जैसे रेड कलर से लेकर वायलेट कलर सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो करते हैं। दूसरी, मैकेनिकल विथ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव विथ मैकेनिकल वेव, इसके अंदर भी दो होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल के साथ, ठीक है, और ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स के साथ, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स की नहीं होगी, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स की नहीं होगी, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, क्रॉस का मकसद है नहीं होगी, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स के साथ नहीं होगी। या मैं लिख लेता हूं, नो सुपरपोजिशन, ठीक है। ये सुपरपोज नहीं कर सकते, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स के साथ नहीं कर सकता, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल। मींस नेचर ऑफ वेव का सेम होना जरूरी है, ठीक है। नेचर ऑफ वेव्स का मकसद है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपस में करेंगे, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल आपस में करेंगे। मैकेनिकल में भी
लॉन्गिट्यूनल लॉन्गिट्यूनल के साथ करेगी, ट्रांसवर्स किसके साथ करेगी, ट्रांसवर्स वेव के साथ सुपरपोज करेगी। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि नेचर ऑफ वेव्स पे डिपेंड करती है। एक और बात होती है, और वो ये बात होती है कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड इज नॉट नेसेसरली सेम। ठीक है, जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड सेम हो तो ही सुपरपोजिशन हो। डिफरेंट वाली कर सकती है, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, सब आपस में करते हैं ना, सबकी ना फ्रीक्वेंसी सेम है ना वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि वेव्स एक जैसी है, वो एक ही मीडियम से गुजरेंगी तो वेलोसिटी सबकी सेम। क्योंकि वेलोसिटी इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, वेलोसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। तो अगर रेड, ग्रीन, ब्लू सब की विलास फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ अलग है, कर लेते आपस में सुपरपोजिशन, सुपरपोज कर सकते। सुपरपोजिशन के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, सुपरपोजिशन के लिए जरूरी नहीं होता कि उनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड वगैरह सेम हो, डिफरेंट वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाए आगे। अब मैथमेटिकली मैं इसको लिखता हूं, मैथमेटिकली अब मैथमेटिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को कैसे लिखोगे? मैथमेटिकली आप इसको इस तरह से लिखोगे, सपोज करें ये हमारे पास एक मीडियम है, ठीक है, और इस मीडियम के अंदर दो वेव्स जा रही है। एक वेव ये जा रही है, ठीक है, ये एक वेव जा रही है, और एक वेव ये जा रही है। अब इसका एम्पलीट्यूड मैं बनाऊं, इसका एम्पलीट्यूड है y1। एक और वेव है, ठीक है, ये एक और वेव जा रही है सेम मीडियम में, और इसका एम्पलीट्यूड है y2। ठीक है, तीसरी वेव भी एक मैं बनाता हूं, कि तीसरी वेव भी एक बनाते हैं, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड आप कर ले y3। तीन वेव्स जा रही है, ठीक है। अब सुपरपोजिशन के मुताबिक इन सब की कॉम्बिनेशन से एक रिजल्टेंट वेव बनेगी, इन सब की कॉम्बिनेशन से ये रिजल्टेंट वेव है, ठीक है। ये वो वेव्स हैं जो आपस में सुपरपोज करती हैं, इन तीनों की कॉम्बिनेशन से एक सिंगल वेव बनी जिसका एम्पलीट्यूड y होगा, ठीक है। तीनों वेव्स आपस में कंबाइन होके क्या बना लेंगी, एक सिंगल वेव बनाएंगी जिसका एम्पलीट्यूड y होगा। तो आप क्या कहोगे कि अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग तो रूल ऑफ सुपरपोजिशन, बेटा ये आपके पीएनसी के सिलेबस के अंदर सुपरपोजिशन टॉपिक मौजूद है। सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सुपरपोजिशन, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज अलजेब्रिक सम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, अलजेब्रिक सम ऑफ individual amplitudes, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सुपरपोजिशन, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका मतलब होता है। अलजेब्रिक सम क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है। ये होता है अलजेब्रिक सम। अब इसके मुताबिक ये जो y होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा y1 प्लस y2 प्लस y3, अगर n वेव्स हैं प्लस yn। सब का एम्पलीट्यूड आपस में क्या करेंगे, सब का एम्पलीट्यूड एक दूसरे के साथ करेंगे सम। ये हो गया,
कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू क्या हो जाएगा, अप टू हो जाएगा yn। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब अलजेब्रिक सम का मकसद क्या होता है? अलजेब्रिक सम ऊपर मैं लिख देता हूं, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या? अलजेब्रिक सम का मतलब ये कि अगर एक वेव इस तरह से है, इसका एम्पलीट्यूड y1 है, सॉरी, और एक वेव इस तरह से, दोनों दोनों ऊपर की तरफ है, ठीक है, क्रेस्ट क्रेस्ट की तरफ है, ट्रफ ट्रफ की तरफ है, y2 है। तो अलजेब्रिक सम का रूल कहता है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा y1 प्लस y2। और अलजेब्रिक सम का रूल जो है वो कहता है इसके बारे में कि अगर एक वेव इस तरह से y1 है और दूसरी वेव इस तरह से क्रेस्ट और ट्रफ है इस तरह से y2, तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा इज इक्वल टू y1 माइनस y2। ऊपर की तरफ एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ निगेटिव होगा, y1 माइनस। इसका मकसद है अलजेब्रिक सम कि अगर एक जैसे क्रेस्ट क्रेस्ट की तरफ होगा, ट्रफ ट्रफ की तरफ होगा, तो सम देंगे एम्पलीट्यूड्स को, और अगर इस तरह से होगा तो दोनों को क्या देंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इसकी ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक रूल होता है कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स होती है, जब एक ही मीडियम से गुजरती है, तो वो एक कंबाइन होके एक सिंगल वेव की सूरत ले लेती है। तो वेव्स की ऐसी कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? वेव्स की ऐसी कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सुपरपोजिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन के लिए जो जरूरी चीज है वो ये होती है कि वेव्स का एक जैसा होना जरूरी होता है। अगर डिफरेंट वेव्स होंगी तो उनके अंदर सुपरपोजिशन नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन उनके लिए जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड वगैरह सेम हो। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स वाली वेव्स एक दूसरे के साथ सुपरपोजिशन कर सकती है। डिफरेंट वाली नहीं कर सकती, एक जैसी वेव्स जो है वो सुपरपोजिशन कर सकते हैं। रूल क्या होता है? मैथमेटिकली जब वो आपस में कंबाइन होती है तो उनका जो एम्पलीट्यूड होता है उसको हम देते हैं अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मकसद है जब एक तरह का पैटर्न होगा तो सब जो है वो एम्पलीट्यूड्स को सम देंगे, जब अपोजिट होगा तो एक दूसरे को माइनस देंगे बेटा। ठीक है, अभी एक रूल और करना है बेटा, थोड़ा बेटा आगे। ठीक है, अब सुपरपोजिशन की एक स्पेशल किस्म होती है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ सुपरपोजिशन होती है बेटा। देखिए बेटा, स्पेशल टाइप ऑफ सुपरपोजिशन होता है। स्पेशल टाइप ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर क्या होता है कि दो वेव्स हो, टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ मींस मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, टू वेव्स अगर हो, दोनों दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सेम हो। अगर दो वेव्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है। ठीक है, उनकी सुपरपोजिशन के दो उनकी सुपरपोजिशन के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होती है। और वो कौन सी होती है उनको हमने पढ़ना है। एक टाइप को सिंपली हमने यहाँ पे लेना है तो वो सिंपली बताता हूं, और दूसरा जो होता है उसको कल डिस्कस करेंगे जो हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसका एक होता है बेटा, इसका एक ये होता है कि व्हेन टू वेव्स
having a single frequency oblique wavelength means monochromatico traveling in same direction with a constant phase difference. दो वेव्स हो जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो और वो क्या हो, वो उनके दरमियान कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। ठीक है, तो इसकी रिजल्ट क्या होती है? दे प्रोड्यूस स्टेबल इंटरफेरेंस। इसको स्टेबल इंटरफेरेंस कहा जाता है। स्टेबल इंटरफेरेंस, पहले मैं पॉइंट्स लिख लूं। स्टेबल इंटरफेरेंस is a result of two monochromatic and coherent waves traveling in same direction। स्टेबल इंटरफेरेंस इसकी रिजल्ट होता है। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे आगे।